हेलो बच्चों, मैं मंजित सर आज आपके लिए क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। ये चैप्टर क्लास 11 और क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, इसलिए आप इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, तो हमने वहाँ पे डिस्टेंस को मेजर किया, इसलिए डिस्टेंस होती है आपको फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु के मास को मेजर किया, वो 10 kg निकल के आया, तो हमने मास को मेजर कर सका, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। अब किसी काम को पूरा करने में लगे समय को हमने मेजर किया, तो हमारा वो टाइम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी या ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या बनता है पहले वो देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस, और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है द क्वांटिटी which can be measured by an instrument is called physical quantity. For example, I have bought 10 kg एप्पल। तो यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में लिखा है कि आई हैव बाउट 10 kg एप्पल, मतलब हमने यहाँ पे क्या खरीदा है, सेब खरीदा है। तो ये जो सेब को खरीदे हम, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये मास हो रहा है। मास कितना केजी है, 10 kg है। तो ये हमारा मास क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो मास है, मास कितना है, हमको 10 kg है। तो मास हमारी बनती है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसको मेजर कर पाया। और ये जो 10 है इसको बोलते हैं हम n, और kg को बोलते हैं u। मतलब इससे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम पहले को कहते हैं n, दूसरे को बोलते हैं u। n का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 10, 12, 14 कुछ भी आ सकता है, या इसी को हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। और u का मतलब है यूनिट्स। जैसे यहाँ पे u का मतलब kg आया है, कहीं पे आपको ग्राम भी आ सकता है, कहीं पे आपको पाउंड भी आ सकता है। इस प्रकार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है n और दूसरा होता है u। n का मतलब मैग्नीट्यूड और u का मतलब यूनिट्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसमें इन दोनों के अलावा हमें एक तीसरे भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो होती है आपकी डायरेक्शन। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए n, u और d की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो वेक्टर के लिए इन शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए n, u and d की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ पे n को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, u को हम बोलते हैं यूनिट, और d को हम बोलते हैं डायरेक्शन। तो बस अभी आपको बस इतना समझना है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दो चीज की आवश्यकता होती है, वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन जिसमें दो के अलावा एक तीसरी भी आ जाती है, डायरेक्शन।
वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो अब देखेंगे कि वेक्टर का डिफिनेशन क्या आता है। फिलहाल आपको ये समझना है कि वेक्टर के लिए हमें एन, यू और बी चाहिए। अब तक हमने देखा ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसको आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए आपको यू एन और एक चाहिए यू। अब आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी which has magnitude and direction both as well as obeys the law of वेक्टर एडिशन। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन। द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एज वेल एज द ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन है वो है ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर कोई क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, अगर ये इस लॉ का पालन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो स्केलर हो जाएगा। और कोई क्वांटिटी के बीच अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन और इस लॉ का पालन कर रहा है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ जो वेक्टर एडिशन है ये है दिस इज नेसेसरी एंड sufficient condition to be a vector। इसका अर्थ ये है कि ये जो है आपको सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है कोई भी क्वांटिटी का वेक्टर बनने के लिए। तो वेक्टर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि वो जो है वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ का पालन ना करे तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। रेडी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एज वेल एज द ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वो साथ ही साथ वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करता है। यानी कि ये जो वेक्टर एडिशन लॉ है दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी ए वेक्टर। कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए उसे इस नियम का पालन करना ही पड़ेगा। अगर कोई क्वांटिटी इस नियम का पालन ना करे तो इसका मतलब वो वेक्टर ना होकर के स्केलर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ बट डज नॉट obeys the law of vector addition thus electric current is scalar quantity. Electric current will be a scalar quantity. इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बीच मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन
ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करती है, इस वजह से ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर है। सेकेंड और देख लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। बोथ but does not obey the law of vector addition, so we can say that pressure is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर हो तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, तो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के होने के साथ साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ का भी पालन करना उसके लिए सफिशिएंट है। अगर जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेशर है, ये दोनों आपको अगर वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करती है तो इसका मतलब ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करती है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें ये देख में आ गया कि वेक्टर बनने के लिए इस नियम का पालन करना बहुत ही सफिशिएंट है। जैसे यहाँ तक हमने क्लियर हो गया कि वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही नहीं चाहिए, बल्कि उसमें ओबे द लॉ जो वेक्टर एडिशन भी चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन नियम का पालन करती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो पालन नहीं करती है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर में और स्केलर में फर्क इतना है। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसमें भी आपको सेम आ सकता है। इट हैज magnitude and maybe direction। मतलब इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, लेकिन स्केलर में मैग्नीट्यूड जो होगी वो डायरेक्शन हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अगर हो तो भी स्केलर है, ना हो तो भी स्केलर है। अब सेकंड पॉइंट है, इट ओबेज the law of vector addition। यह वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करती है, लेकिन यह it does not obey the law of vector addition। मतलब स्केलर में ये आपको पॉइंट नहीं आ सकता है, मतलब वेक्टर एडिशन का पालन ये नहीं करती है, लेकिन वेक्टर में वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करती है।